हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। माफ़ कीजिएगा 2-3 दिन लेट हो गया वीडियो। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए रिकॉर्ड करने की स्थिति में नहीं था। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। ये टेस्ट नंबर 6 कर रहे थे हम लोग जीएस वर्ल्ड का आरओ के लिए। 90 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे इसके। 91 से करेंगे आज। 91 में यहाँ पे काल अनुक्रम बताना है। संथाल रेवेलियन जो था, नील विद्रोह, मोपला और पावना। संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये 1857 का जो रिवोल्ट था उससे जस्ट पहले हुआ था, है ना। ये उससे जस्ट पहले हुआ था। नील विद्रोह ये आफ्टर 1857 था। इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं। मोपला रिवेलियन ये 1921 का है और पावना विद्रोह ये 1873 से 76। ये आपको 4 फैक्ट याद रखना है। बाकी इसमें 2-2 फैक्ट देख लेते हैं इनमें क्या क्या हुआ था। और बाकी जो मेन रीज़न हुआ करता था इन सब रेवेलियन का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ करता था। इन्हीं के अगेंस्ट में था। इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था, जमींदारी प्रणाली थी, राजस्व वसूलने का जो तरीके थे, इन्हीं सब के अगेंस्ट में रहते थे ये सारे विद्रोह। ये जो संथाल विद्रोह हुआ ये झारखंड में एक्टिव था और इसका टाइम आप देख रहे हैं 1855 से 56। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे आंदोलन हुए। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने दिख रहे हैं। संताल, नील, मोपला, पावना। अब थोड़ा सा पुराने समय पे जाइए। 1855-56 से पुराने समय पे जाइए। आप 1757 पहुंच जाइए। आप 1793 पहुंच जाइए। क्या क्या हुआ यहाँ पे? 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। भारत के एक विशाल क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन दोनों युद्ध के माध्यम से नियंत्रित कर लिया था। फिर 1793 में कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त हम लोग पढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इंग्लिश में क्या बोलते थे? परमानेंट सेटलमेंट बोलते थे ना। ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था? इस परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमींदारों का जो अधिकार था भूमि पर वो स्थायी हुआ करता था, वंशानुगत हुआ करता था। और ये तभी तक रहता था जब तक लगान देते रहते थे ये लोग, है ना। निश्चित जो रेवेन्यू होता था, एक फिक्स रेवेन्यू था। और अगर किसान अपने लगान का भुगतान नहीं कर पाते थे, पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो क्या होता था? अंग्रेज उनकी भूमि को नीलाम कर देते थे। और इसी नीलामी में झारखंड के जो आदिवासी थे, बहुत सारी ज़मीन बेच दी गई। उसी का रिजल्ट था संथाल विद्रोह। यही सेम रीजन आप पावना विद्रोह में भी देखेंगे। अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, अगेंस्ट रेवेन्यू सिस्टम, अगेंस्ट जमींदारी व्यवस्था। संथाल विद्रोह के जो इम्पोर्टेंट नेता हुआ करते थे वो सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। इनकी सिस्टर्स भी इंगेज थी इस रिवोल्ट में। ये 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है। इन सिस्टर्स का नाम था फूलो और झानो। फूलो और झानो। ये विद्रोह कुछ दिन ही चल पाया। 1856 में इसका दमन कर दिया गया। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम सबका याद रखना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पुराना संथाल विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद नील विद्रोह हो जाएगा, है ना। फिर पावना विद्रोह और सबसे लेटेस्ट जो है वो 1921 मोपला विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है वो सबसे अंतिम में आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 92 देखिए। पहला ऑप्शन पढ़िए। आत्मसम्मान आंदोलन ब्राह्मणों के विरोध एवं मंदिरों में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों मूवमेंट डिप्रेस्ड क्लास के द्वारा चलाए गए थे, निम्न जातियों द्वारा चलाए गए थे। आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे ईवी रामास्वामी, 1920। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ब्राह्मणों के विरोध एवं मंदिरों में प्रवेश को लेकर ये आंदोलन चलाया गया था। दूसरा आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए धनवान जमींदार और जो व्यापारी थे ये किस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, तो ये जस्टिस आंदोलन था। ज़्यादातर मूवमेंट्स में क्या होता था, ये जो धनवान जमींदार हुआ करते थे, व्यापारी लोग हुआ करते थे, ये दूर रहते थे इन सब रिवोल्ट से, मूवमेंट से। लेकिन जस्टिस आंदोलन इन्हीं लोगों के द्वारा चलाया गया। तो ये थोड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? जस्टिस आंदोलन श्रमिकों एवं कृषकों द्वारा अपनी दयनीय स्थिति को लेकर चलाया गया आंदोलन था। तो ये गलत हो गया। ये किसके द्वारा चलाया गया था? धनवान जमींदार और व्यापारी। तीसरा है द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी। ये किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया और दूसरा गलत हो गया। पहला सही है, केवल एक सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए 93 देखिए। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है कौन सा गलत है। पहला पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। ये कह रहे हैं ब्रह्म समाज मोनोथीज्म को सपोर्ट करता है। ब्रह्म समाज इस बात को मानता था कि ईश्वर एक ही है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा बताइए। 1828 है ना। स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय साहब ने। ये सब पढ़ते हैं हम लोग। और कहाँ पे स्थापना की गई थी? कलकत्ता में। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। 1829 सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने कराया। किसके साथ कराया?
बेंटिक की सहायता से। उस समय पर गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड बेंटिक। और 1833 में इन साहब की मृत्यु हो जाती है, राजा राममोहन राय साहब की। कहाँ पे होती है? लंदन में होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत में नहीं हुई है, इनकी मृत्यु लंदन में हुई है। दूसरा ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो था वो मद्रास में था। ये सही है, दूसरा फैक्ट भी सही है, पहला भी सही था। तीसरा है आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। ठीक है, तो बेसिक फैक्ट्स हैं इन सब के बारे में। डी ऑप्शन में लिखा है हाली पद्धति भारतीयों को निम्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित है। ये निम्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित नहीं है, बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। निम्न जाति के लोग उच्च जातियों के लोगों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर हुआ करते थे। ये चीज़ इंडिया में आपको दूर दराज के क्षेत्रों में, गाँव में अभी भी दिख जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो गया, ये नियुक्ति से संबंधित नहीं थी, पदों के नियुक्ति से संबंधित नहीं थी, ये फोर्स लेबर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे गलत बताना था। ठीक है, गलत बताना था, डी ऑप्शन सही है। 94 कीजिए। निम्नलिखित में से किसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? आसान सा क्वेश्चन है। मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह। इन्होंने अपने ऑपरेशन को कब अंजाम दिया था? 1909 में, और ऊधम सिंह ने 1940 में। ढींगरा साहब ने हत्या की थी करजन वाइली की, और ऊधम सिंह के बारे में तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, माइकल ओ डायर को उन्होंने मारा था। जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला मासेकर 1919, इसी के सारे पे किया गया था सब। चलिए, बी ऑप्शन सही है। 95 देखिए। 95 साइमन कमीशन के संबंध में बताइए। साइमन कमीशन कब आया इंडिया में? 1928 में। किस वजह से आया था? 1919 का जो एक्ट था इसको रिव्यू करने के लिए, है ना, क्योंकि इस एक्ट में प्रोविज़न था कि हर 10 साल पे इसको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन गठन पहले ही कर लिया गया। और 1919 के एक्ट को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, है ना, इसको रिफॉर्म भी बोला जाता है अंग्रेज़ों की भाषा में। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा हुआ है, इसका अपॉइंटमेंट 1919 एक्ट के एग्जीक्यूशन की पूछताछ के लिए की गई थी, इसकी नियुक्ति। ठीक है। दूसरा है इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी करेक्ट है, पहला सही है, सेकंड सही है। तीसरा है भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। ठीक है। चौथा है उसने एक फेडरल टाइप की सरकार के लिए रिकमेंड किया था, ये भी करेक्ट है, यहाँ पे चारों सही है। इस साइमन कमीशन को वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, है ना, वाइट कमीशन। ऐसा क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, भारतीय सदस्य नहीं था। सभी हो जाएगा सही यहाँ पे। चलिए 96 देखिए। अखिल भारतीय राजनीति में, अखिल भारतीय राजनीति में लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? देखिए, चंपारण आंदोलन हुआ, खेड़ा हुआ, या फिर अहमदाबाद का आंदोलन हुआ, ये क्षेत्र विशेष से संबंधित थे। तो ऑल इंडिया लेवल पर तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ऑल इंडिया लेवल पर पूछा है। असहयोग आंदोलन ऑल इंडिया लेवल पर था, लेकिन ये बात की बात है, दांडी मार्च भी 1930 की बात है, उससे पहले रोलेट एक्ट हो चुका था 1919 में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। और रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते थे। ये किसने बोला था? रोलेट एक्ट को काला कानून किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट याद रखना है, पूछता रहता है एग्जाम। इस एक्ट में था क्या? यहाँ पे पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी, शक के आधार पर किसी को भी उठा लिया जाता था। किसी को पकड़ने के लिए, किसी को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी पुलिस को, किसी को भी डिटेन कर लिया जाता था, ट्रायल वगैरह नहीं चलता था। ठीक है। चलिए 97 देखिए। 97 में पहला पढ़िए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। ये बिल्कुल करेक्ट है। अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम करेक्ट है। दूसरा है पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के रिप्रेजेंटेशन के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, स्पेशल प्रोविज़न रखे गए थे। पूना पैक्ट में क्या हुआ था? पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरल यानी अलग निर्वाचन मंडल को तो स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था, है ना, सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था। किन के लिए? दलित वर्गों के लिए। तो ये सही है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सीट्स के बारे में ही लिखा हुआ है। तीसरा है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। हम लोग जानते हैं पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी और तीसरी, इसमें भाग नहीं लिया था कांग्रेस ने। तो सही है, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही है, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 98 देखिए। कथन कारण का क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। स्वीकार तो किया था, लेकिन कारण पढ़िए थोड़ा।
वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते थे, टू नेशन थ्योरी को मानते थे। वह का मतलब यहाँ पे INCN इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस टू नेशन थ्योरी को नहीं मानती थी। कांग्रेस ने तो माउंटबेटन योजना को इसलिए स्वीकार किया था ताकि जो सांप्रदायिक दंगे थे इनसे निपटा जा सके, और कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन था नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कारण गलत है, कथन सही है। सी हो जाएगा, सी सही है। चलिए 99 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी किताब थी? अबुल कलाम आज़ाद। सुभाष चंद्र बोस साहब की इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। बंदी जीवन, बंदी जीवन है सचिंद्र नाथ सान्याल। और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। तो 2143 हो जाएगा। ठीक है, 2143। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गलत लिखा है कि सही लिखा है? ये बिल्कुल सही लिखा है, आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में ही लिखी गई थी। सही है। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा था, बिल्कुल करेक्ट है। एजुकेशन से संबंधित जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम थी, इन्हीं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस कमीशन की स्थापना की गई थी, या फिर कह लीजिए अपॉइंट किया गया था, कमीशन को नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1817 हिंदू जो कॉलेज था कलकत्ता का, स्थापना 1817 में की गई थी। ये फैक्ट याद रखें। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए। ये तो गलत है। ये किसके बारे में सही होता है? तिलक साहब के। ठीक है, तिलक साहब। लाला लाजपत राय साहब ने तो कलकत्ता सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसको रिप्रेजेंट किया था। ये कलकत्ता सेशन जिसको लाला लाजपत राय साहब ने रिप्रेजेंट किया था, जल्दी से बताइए, ईयर बताइए, सेशन कब हुआ था? यहाँ पे गलत बताना था, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बताइएगा कमेंट करके। 101 देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है तो संख्याएं बताइए। तो इनको ऑप्शन से प्रूव कर लीजिए। दो संख्याएं मान लीजिए, पहले ऑप्शन में 1 और 8 दी हैं, तो 1 और 8 9 तो हो जाता है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कीजिए। व्युत्क्रम करना है, 1 का उल्टा 1/1 हो गया, 8 का उल्टा 1/8 हो गया। इसकी वैल्यू क्या 1/2 होती है? नहीं होती है, तो पहला गलत हो गया। तीसरे को सेटिस्फाई कीजिए, 3 + 6 9 हो जाता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरी कंडीशन है व्युत्क्रम करना है, 1/3 कर लिया, 6 को 1/6 लिख दिया, और इसकी वैल्यू 1/2 आती है। 1/2 चाहिए था हम लोगों को। ठीक है, तो ये 3 और 6 जो संख्याएं हैं ये करेक्ट आंसर है। बाकी से भी आप कीजिएगा तो आएगा नहीं, 1/2 नहीं आएगा। एडिशन तो सबका 9 ही है। 102 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कोई धन A और B को 3/5 अनुपात में मिलता है, B और C को 6/7। यहाँ पे लिख लेते हैं, A और B को किस में मिल रहा है? 3/5 में। B और C को 6/7 में मिल रहा है, और C और D को 8/9 के अनुपात में धन मिलता है। A और D का बताना है। देखिए, रेशियो से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये 2 कंडीशन दी रहेंगी और पूछ लेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात बताइए, है ना, या फिर पूछ लेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताइए। और इसका करने का तरीका बहुत आसान होता है। आपको A/B दिया हुआ है और B/C दिया हुआ है। A/B को यहाँ पे लिखिए 3/5 और B/C को लिखिए यहाँ पे 6/7। ये जो रेशियो आएगा A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा। आएगा कैसे? आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 से 6 में गुणा करना है, 6 को 5 में गुणा करना है, 5 को 7 में गुणा करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 3×6 = 18, 6×5 = 30 और 5×7 = 35। ये रेशियो बन गया A अनुपात B अनुपात C का। लेकिन यहाँ सवाल में सम्मिलित रेशियो नहीं पूछा है, यहाँ पे A और D का पूछा है, ABC या फिर ABCD का नहीं पूछा है। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है और C/D दिया हुआ है, और ये आपस में कट जा रहा है, B से B कट जा रहा है, C से C कट जा रहा है। अल्टीमेटली क्या बच रहा है हमारे पास? A बच रहा है और D बच रहा है। यानी हमें करना क्या है? हमें गुणा करना है सबका। तो यहाँ पे सिंपली आप गुणा कर दीजिए सबका, इन तीनों का गुणा कर दीजिए। 8/9 हो गया ये। 3 से 9 काट दीजिए 3 बार, फिर 3 से 6 काट दीजिए 2 बार। ऊपर क्या बचा? 16, है ना, ऊपर 16 बचा, और नीचे 5 × 7 ये 35 हुआ। 16/35। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 103 देखिए, यदि पंप A के द्वारा एक पानी का हौज 6 घंटे में और पंप B के द्वारा 12 घंटे में भरा जाता है। A जो पंप है वो 6 घंटे में भरता है, B जो पंप है वो 12 घंटे में भरता है। तो A 1 घंटे में कितना भर रहा है ये देख लीजिए।
1 घंटे में कितना भरेगा, 1/6 हिस्सा भर देगा ए पंप। और बी जो पंप है ये 1 घंटे में कितना भर देगा, 1/12 हिस्सा भर देगा, है ना, यहाँ से। अब इन दोनों पंप को एक साथ चला दो तो 1 घंटे में इतना हिस्सा भर जाएगा। अब ये देख लीजिए कितना भर रहा है 1 घंटे में हिस्सा। 12 एलसीएम लिया, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यानी 3/12 यानी 1/4। ये हिस्सा भर रहा है 1 घंटे में। और ये दोनों पंप भर रहे हैं ए प्लस बी, ठीक है। तो पूरा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, अगर 4 घंटे से गुणा कर दें तो ये 4 से 4 कट जाएगा। ये जो 1 बच रहा है ये पूरा का पूरा हिस्सा बच जाएगा, है ना। पूरा हिस्सा भर जाएगा कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। आसान सा प्रश्न था। 104 देखिए, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या है। एक आयत ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, हमने मान लिया इसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है, मान लिया, कुछ भी वैल्यू आप भी मान सकते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से चल लीजिए, लंबाई को 50% बढ़ा दिया, 10 को 50% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, ये 15 हो गया। और चौड़ाई को आपको 20% बढ़ाना है तो 20% बढ़ा दीजिए, 5 में 20% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। ये कैसे करोगे, 120% करना है ना आपको, यहाँ से कर लीजिए, ये 6 आ जाएगा। यानी 20% बढ़ाने के बाद चौड़ाई 5 की जगह 6 हो जाती है। पहली कंडीशन में एरिया कितना था, गुणा करना होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये 50 हो गया, 50 यूनिट हो गया। दूसरी कंडीशन में बढ़ाने के बाद ये कितना क्षेत्रफल हो गया, 15 छक्के 90। अब यहाँ पर देख लीजिए 50 और 90 को कंपेयर करना है। डी ऑप्शन में 3 गुना लिखा है, तो 3 गुना तो नहीं बढ़ा है, 50 का 3 गुना 150 होता है, तो 150 तो नहीं है, ये तो 90 है। सी ऑप्शन देखिए 9/5 गुना हो जाता है। अगर इसमें हम 9/5 करें और ये वैल्यू 90 आ जाती है तब तो ठीक है, 5 से 10 बार कट गया और 10 का गुणा 9 में किया तो ये 90 आ गया, यानी ये करेक्ट है, सी ऑप्शन सही है। कर लेंगे। 105 देखिए, यदि एक घन यानी क्यूब की प्रत्येक साइड, प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयत कितना कम हो जाएगा। भुजा का क्यूब होता है ना, भुजा मैंने मान ली ए है। ए क्यूब का मतलब क्या है, ए इंटू ए, 10% कम कर दीजिए सब साइड को। 10% कम करने का मतलब है कि अब भुजा 0.90 हो गई, है ना। तो यहाँ पे आप सभी भुजाओं की वैल्यू आप 0.90 कर दीजिए और गुणा कर दीजिए, भाई उत्तर हो जाएगा। ये 9×81 हो गया, फिर से 9 से गुणा कीजिए, 9 एकम 9, 9 8 72। आपको बस संख्या ही तो देखना है, यहाँ पे दशमलव रख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा और ये ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 10% कम किया तो वॉल्यूम की वैल्यू आई 0.729 ए क्यूब। अब ये कितनी कम है ओरिजिनल से, ओरिजिनल तो ये क्यूब था, घटा दीजिए तो वही वैल्यू हो जाएगी। इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.27% आ जाएगा, ठीक है, यानी 27% लगभग। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एग्जैक्टली घटा लेना तो यही वैल्यू आ जाएगी। चलिए 106 देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए यहाँ पे ए से डी का जंप देख लीजिए और ए से एफ का जंप देख लीजिए। ए से डी पे जाएंगे तो ये +3 हो रहा, और ए से एफ जाएंगे तो ये +5 हो रहा, है ना, ये +5 हो गया। डी से एच में क्या कन्वर्जन हो रहा है, डी से एच जाना है, डी से एच यानी +4, है ना, +4। अब यही सीक्वेंस बाकी में लग रहा होगा तब तो ठीक है। एफ से आई जाने पे +3 का होना चाहिए चेंज, एफ से आई गए +3 है, सही है। जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है। अब जो डी से एच बन रहा था +4 करने पे, वही चीज़ आई से एम बनना चाहिए +4 करने पे। आई ये रहा, +4 किया तो एम बन गया, यानी ये सही लॉजिक बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए एफ से हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए तो कौन सा लॉजिक लगना है, +5 करना पड़ेगा, ठीक है, +5 करना पड़ेगा। तो एफ में +5 कीजिए, एफ ए रहा, +5 किया तो के आ गया, है ना, यहाँ पे के आ जाएगा। अब इसको यहीं पे मत छोड़ देना, आगे भी चेक करना है। के से एन जाइए, +3 होना चाहिए क्योंकि सेम लॉजिक लग रहा है +3 का, और यहाँ पे भी वही चीज़ होना चाहिए, +4 होना चाहिए। तो आप +3 करेंगे तो एन आ जाएगा, +4 करेंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है, के सही है। चलिए 107 देखिए, यहाँ पे बताइए कितने आयत हैं, कितने रेक्टेंगल हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ये रेक्टेंगल तो नहीं है, ये तो वर्ग है, ये स्क्वायर है, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे। तो पहले सिंगल सिंगल ले लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गए सिंगल सिंगल। अब डबल को लेके चलो, एक डबल ए हुआ, ठीक है, दूसरा डबल ए हुआ, तीसरा डबल ए हुआ और चौथा डबल ए हुआ, 4 ए बन गए। तो ये 8 तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों को दिख गए। अब 3 3 को लेके चलो, 3 3 में हमें एक ए दिखा, 3 3 का मतलब समझ रहे हो ना,
3 ब्लॉक को लेके, और उसी तरीके से ये चीज़ हमें दिख रही है। 2 आयत और दिख गए, 2 और ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे 10 दिख गए। लेकिन यहाँ पे उत्तर में, एक्सप्लेनेशन में उत्तर 11 आ रहा है। 11 का मतलब है कि इन्होंने इसको काउंट किया है। ये जो बीच वाला हम लोगों को वर्ग दिख रहा था, इसको भी इन्होंने आयत माना है, इसलिए 11 आंसर आ रहा है। तो ये फिगर पर डिपेंड करेगा आपकी क्वेश्चन बुकलेट में फिगर कैसे बनाया। हो सकता है ये जो हिस्सा यहाँ पे तो ये वर्ग दिख रहा है, लेकिन इन्होंने जो सॉल्यूशन में फिगर बनाया है उसमें थोड़ा सा ये आयताकार दिख रहा है, इसलिए इसको भी उन्होंने ऐड किया है। ठीक है, अभी सॉल्यूशन बुकलेट टेलीग्राम पे तो नहीं भेजता हूँ, ये पेड ग्रुप पे अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से तो 10 उत्तर निकल के आ रहा, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो बुकलेट है उसमें 11 दे रहा है। चलिए 108 देखिए। 108 में डॉक्टर, पिता और आदमी, इन 3 का जिक्र है। अब यहाँ पे देखिए, आदमी क्या हुआ, ये मेल हुआ, पिता भी क्या हुआ, ये मेल हुआ, लेकिन ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इतना क्लियर है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो डॉक्टर है ये पिता भी हो सकता है और ये आदमी भी हो सकता है। अब यहाँ पे आयत को देखिए, आयत की आकृति क्या है, ये आयत है। आयत को यहाँ पे कॉमन दिखाया गया है। कॉमन का मतलब है यही आयत वर्ग भी हो सकता है और यही आयत ये सर्किल भी हो सकता है। अब ये सर्किल और वर्ग, पिता, आदमी कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट दिख रहा है वो रेक्टेंगल के लिए दिख रहा है, जो कि डॉक्टर के लिए सही है। समझ आ रहा है ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए 109 देखिए, यहाँ पे ए लिखा है, जी लिखा है, LPS, आगे बताना है क्या आएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन किए थे हम लोग ABCD पे। ए से जी पे जंप करेंगे तो +6 हो जाएगा, जी से L जाएंगे तो +5 हो जाएगा, L से P +4 हो जाएगा, और P से S जाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब आगे क्या जाओगे, +2 जाओगे, ठीक है, तब ये सीरीज कंप्लीट होगी। +2 जाओगे तो U आ जाएगा। मैं ABCD लिख नहीं रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में किया था, और लिखने की जरूरत भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। डी ऑप्शन सही है। चलिए 110 देखिए, यहाँ पे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए नंबर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंपिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे एडिशन करके देख लेना है, या फिर घटा के देख लेना है, या फिर अंतर देख लेना है। 85 से 77 में कितना फ़र्क है, इन्होंने -8 किया तब 77 आया, फिर इन्होंने 7 घटाया तो 17 आ गया, फिर 6 घटाया, साफ साफ दिख रही है सीरीज, फिर 5 घटा दिया, फिर 4 घटा दिया, अब यहाँ पे हम 3 घटा देंगे, है ना। 55 से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 111 में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। वैसे कई बार कर चुके हैं, रिवाइज कर लीजिए। ये गुजरात में ऑर्गेनाइज हुए थे, ये ऑप्शन सही है। और ये कितने शहर में हुए थे, 6 में हुए थे या फिर 5 में हुए थे, ये होमवर्क है आपका, ये बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। ये जो 36 में, ये नंबर भी याद रखना है, 36वां राष्ट्रीय खेल था ये। 36वें राष्ट्रीय खेल की जो टैगलाइन थी, ये भी ध्यान रखें, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। चलिए 112 देखिए, ICC महिला विश्व कप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, इंडिया कर रहा है। इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, इंडिया को लिख देगा और ईयर पूछ लेगा, तो 2025 भी याद रखना है। 113 हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना। 114 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों पर चयन करें। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे प्रतिवर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को आयोजित किया जाता है, करेक्ट है। कठिन है याद करना, पर क्या करें, ये दिवस तो याद रखने ही पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। थीम इम्पोर्टेंट है, थीम देखिए, इस वर्ष दिवस का जो स्लोगन था, नारा था, वो था कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करें, ये भी करेक्ट है। दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 देखिए, हाल ही में अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यहाँ पे 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ जो पीस है, ये किस प्रतिमा को बोला जा रहा है, स्वामी रामानुज आचार्य जी के, ठीक है, ये करेक्ट है। लेकिन ये जो अनवील किया गया, इस प्रतिमा को अनवील किया गया, अनावरण किया गया जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में नहीं, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, ये श्रीनगर याद रखना, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, ये भी सही है। क्या बताना था यहाँ पे, सही नहीं है बताना है, 2 मत लगा देना,
एक करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान दिया कीजिए। चलिए 116 देखिए, हाल ही में कौन सा देश यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बन गया? कौन से देश की करेंसी अब यूरो हो गई है? यूरो को भी एक्सेप्ट किया जाएगा किस देश के द्वारा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्रोएशिया, सी ऑप्शन। अगला क्या है? अगला यहाँ पे पूछा है, किस बैंक ने व्हाट्सअप बैंकिंग सेवा शुरू की है? जस्ट फैक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। 118 देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने, नीति कमीशन ने अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सिटीजन्स को अवेयर कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय नागरिकों के बीच मोबिलिटी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। दोनों सही हैं, ठीक है। मैं इमेज लगा दूंगा, देख लेना। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी में दोनों सही है, ठीक है। चलिए 119 देखिए, किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए, बॉर्डर डिस्प्यूट को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए? सबसे पहली बात तो ये याद रखना, ये नामसाई घोषणा किससे संबंधित है? और कुछ ऑप्शन तो बिल्कुल भी इलॉजिकल है। उड़ीसा और केरल में कौन सा बॉर्डर डिस्प्यूट होगा, है ना? तो इसको तो आप ऐसे ही गलत कर देंगे। ये बॉर्डर डिस्प्यूट संबंधित है, ये घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में। डी ऑप्शन सही है। 120 में पूछा है, हाल ही में कहाँ पर मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, ये राष्ट्रीय सम्मेलन है, नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस है मुख्य सचिवों का, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये धर्मशाला में ऑर्गेनाइज किया गया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। 121 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल। वाराणसी के बारे में पढ़ते हैं। SCO में कितने मेंबर हैं, जल्दी से बताइए। टोटल मेंबर 8 हैं, अभी 9 नहीं हुए हैं, ठीक है, ईरान ऐड नहीं हुआ है अभी, ये 2023 से शामिल होगा, ठीक। लेटेस्ट मेंबर अभी कौन है फिलहाल? पाकिस्तान और इंडिया। ये मेंबर कब हुए थे? ये 2017 में मेंबर हुए थे। 2023 में ईरान भी शामिल हो जाएगा तो 9 मेंबर हो जाएंगे। फिर भी अगर क्वेश्चन आएगा मेंबर के रिगार्डिंग तो आपको 9 ही लगाना है, क्योंकि वो इसी को जानना ही चाहेगा। तो यहाँ पे आपको वाराणसी याद रखना है, और ये 9th जो मेंबर हुआ है ईरान, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए 122 देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार, इसके फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस रिपोर्ट के। इस रिपोर्ट ने क्या बताया भारत के बारे में? भारत के बारे में इन्होंने बताया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 के अंत तक जो इंडिया की पॉपुलेशन होगी वो ग्रेटर देन हो जाएगी चाइना से, ठीक है। ऐसा प्रोस्पेक्ट है, अनुमान है, ऐसा अनुमान है 2023 तक। ये 2023 याद रखना है, यहाँ पे 2025 लिखा है ना, यही फैक्ट आपसे पूछा गया है। 2025 तक नहीं अनुमान है, 2023 तक है। दूसरा पॉइंट है, इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रखंड के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया जाता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। दूसरा सही है, पहला गलत है। अब यहाँ पे देखना है पूछा क्या है, सही पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 123 कीजिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हुई है जापान और इंडिया के मध्य, अंडमान सागर में। चलिए 124, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? इस इंडेक्स को रिलीज कौन कर रहा है? नीति कमीशन, नीति आयोग। पहला स्थान है कर्नाटक का, ये ध्यान रखना है, पहला स्थान है कर्नाटक का, फिर है तेलंगाना का, फिर तीसरा स्थान है हरियाणा का, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखें, ये ऑप्शन सही है। अगर यूटीज़ में पूछा जाए, यूनियन टेरिटरीज़ में पूछा जाए, तो चंडीगढ़ का पहला स्थान है, ठीक। मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कर्नाटक, मोस्ट इनोवेटिव यूटी चंडीगढ़। 125 है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला? ये सब करंट पीडीएफ में हम लोगों ने पढ़ा है ठीक से, और इसमें बहुत गंदा स्थान रहता है इंडिया का, है ना। और क्यों गंदा रहता है ये भी हम लोगों ने जाना था, क्योंकि इसके जो पैरामीटर हैं वो बहुत ब्रॉडर हैं, बहुत ब्रॉडर पैरामीटर पे इसको बनाया जाता है। और इंडिया का स्थान जितने भी देशों में बनाया गया है, इंडेक्स सबसे पिछड़ा स्थान है। 180 देशों में रैंकिंग बनाई गई थी और भारत का स्थान है 180वां। डी ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला स्थान है डेनमार्क, सबसे लास्ट स्थान है इंडिया का। 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कॉन्करेंट लिस्ट का है?
पुलिस कैसा सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। विदेशी मामले फॉरेन मैटर्स जो हैं ये यूनियन सब्जेक्ट है, ठीक है, संघ का सब्जेक्ट है। आपराधिक मामले क्रिमिनल मैटर्स ये कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। रेडियो और टेलीविज़न ये प्योरली यूनियन का भाग है। क्लियर है। ये जो लिस्ट है ये कहाँ पे जिक्र है इसका, 7th शेड्यूल में ना, अनुसूची 7th में। टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं, टोटल अनुसूचियाँ हैं 12। पहले कितनी थी, 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई। बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई, नवीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई, 12वीं जोड़ी गई। नवीं है लैंड रिफॉर्म, जमींदारी व्यवस्था का यहाँ पे उन्मूलन किया गया था। 10वां एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। 11वां ये पंचायतें हैं यहाँ पे। और 12वीं जो अनुसूची है यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और इनको अलग अलग समय पे जोड़ा गया। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 127 में निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। अब जल्दी से रिकॉल कीजिए पुराने फैक्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कौन से मिनिस्टर थे, ये कृषि मंत्री थे ना, खाद्य और कृषि मंत्री। जगजीवन राम इनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। और सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था इंटरिम गवर्नमेंट में। जबकि ये जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, ये किसी भी प्रकार के मंत्री नहीं थे, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। राइट टू प्रॉपर्टी एक कैसा अधिकार है अब, पहले तो फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 में, अब इसको तो निरसित कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। डिलीट किससे किया गया था, 1978 में किया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। खैर अब बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गए हैं। और इसको शिफ्ट कहाँ पे किया गया, अब इसको शिफ्ट किया गया है आर्टिकल 300A में, ये भी ध्यान रखना। राइट टू प्रॉपर्टी अब कहाँ पे, आर्टिकल 300A में है। 300A में है इसका मतलब है संविधान में उल्लिखित है, और संविधान में उल्लिखित का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही और साथ में लीगल राइट भी है, ठीक है, लीगल राइट भी है। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा राइट आपको ऑप्शंस में दिख रहा है, डी ऑप्शन सही है। चलिए 129 देखिए, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तत्वों में शामिल नहीं है। DPSP कहाँ से कहाँ तक जिक्र है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। पहला ऑप्शन पढ़िए, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और बलात् श्रम तो जानती हैं फोर्स्ड लेबर। तो ये तो DPSP नहीं है ना, ये तो फंडामेंटल राइट है। और कौन सा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 23 में लिखा है ना, तो ये तो DPSP नहीं होगा। चलिए और क्या लिखा है, दूसरा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। यहाँ पे जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं इनका कंजम्पशन को प्रोहिबिट किया गया है DPSP में, स्टेट को ऐसे निर्देश हैं। तो ये तो है, ये तो DPSP है। तीसरा लिखा है राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये तो क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे DPSP कौन कौन नहीं हुआ, पहला DPSP नहीं था और तीसरा DPSP नहीं है, DPSP केवल 2 है, ठीक है, केवल 2 है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 130 देखिए, निम्न संविधान संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। मूल संविधान में सीटें कितनी थीं लोकसभा की, 500 सीटें थीं। इसके बाद बढ़ाई गई, 520 कर दी गई। फिर बाद में जो अभी वर्तमान में है वो कितनी है, मैक्सिमम सीटें 545, जिस पर चुनाव होता है और नॉमिनेट होते हैं। बाकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 है। तो 500 ये संख्या है, ये तो मूल संविधान हो गया। 520 किससे किया गया, ये 1956 में किया गया था, संविधान संशोधन था 7वां। इसके बाद फिर और बढ़ा दी गई, 545 कर दी गई। इसको किया गया 1973 में, संविधान संशोधन था 31वां। तो आपको ये 7वां याद रखना है और 31वां याद रखना है, दोनों का ईयर भी याद रखना है। और इनका जो 545 है इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, 530 जो सांसद हैं या फिर लोकसभा के मेंबर हैं ये कहाँ से आएंगे, ये राज्यों से आते हैं। इन्हीं 545 में 530 राज्यों से हो गए। 13 जो मेंबर हैं सांसद हैं ये यूटी से आएंगे, ठीक है। और 2 मेंबर जो हैं ये हम लोग एंग्लो इंडियन पढ़ते हैं, नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, है ना। तो ये टोटल कितने हो गए, 530, 13 और 2, ये टोटल हो जाते हैं 545। लोकसभा में जो नॉमिनेट होते हैं मेंबर वो 2 होते हैं और राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, ये सब जानते हैं हम लोग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए 131 देखिए,
लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट ये क्या होता है? हम लोगों ने एक बेसिक सी चीज़ पढ़ी है, संघ सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो क्या करती है? कहाँ से आता है पैसा? CFI से आता है ना? CFI से आता कैसे है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा कैसे आता है? इसके लिए लोकसभा में एक बिल पारित करवाना पड़ता है। उस बिल का नाम है विनियोग विधेयक, और विनियोग विधेयक को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। ये थोड़ा सा बताइए 117 में है या फिर 114 में है? ये वेरीफाई करके बताना, ठीक है? ये होमवर्क है आपका। ये बताइए हमें कमेंट करके 117 में क्या है और 114 में क्या है। संघ सरकार को अगर पैसे की ज़रूरत होती है CFI से तो उसे विनियोग विधेयक पास करवाना पड़ता है। अगर संसद से विनियोग विधेयक पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट को CFI से फंडिंग नहीं हो पाती है। और मान लीजिए सेशन में नहीं है संसद और पैसे की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पैसा कहाँ से आएगा? फंडिंग कहाँ से होगी? तब ये जुगाड़ है वोट ऑन अकाउंट। लोकसभा को पावर है आर्टिकल 116 के तहत, अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता है और पैसे की ज़रूरत है संघ सरकार को, तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से एक फिक्स्ड अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए CFI से फंडिंग प्रोवाइड करा दी जाती है, अग्रिम स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्लियर है? हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकालने के लिए लेखानुदान का यूज करती है पार्लियामेंट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 132 देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है। राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक प्राधिकरण है। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 243 है ना, सबसे बृहद जो आर्टिकल है आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 243 अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है, हम लोग जानते हैं। यही आर्टिकल पार्ट 9 में विस्तृत है और यही आर्टिकल पार्ट 9A में विस्तृत है। पार्ट 9 में पंचायतें हैं और पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। पंचायत स्तर पर जो इलेक्शन हो रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के स्तर पर जो इलेक्शन हो रहे हैं, वो इलेक्शन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, ध्यान रखना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव। लेकिन अगर लोकल लेवल की बात करें, पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़, वहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल होता है। और इन सभी को कब जोड़ा गया था? हम लोग पढ़ते हैं 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74 से, है ना, 1992 में, और 1993 से लागू हो गया था। तो इनका जिक्र तो आर्टिकल में है ही इस कमीशन का, और आर्टिकल में जिक्र है तो संवैधानिक बॉडी हो जाएगी। तो पहला तो करेक्ट है। कारण में लिखा है ग्रामीण स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज़ के निर्वाचन पर, इलेक्शन पर भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निरीक्षण रहता है। यही तो मैं बता रहा था, इसकी कोई भी भूमिका नहीं रहती है। ग्रामीण स्थानीय निकाय जो हैं उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग बना है ना, तो कारण तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए सही है केवल, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 133 में संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बहुत बेसिक है, कई बार पूछा जा चुका है, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 93वां संविधान संशोधन था, 93वां, और ये हुआ था 2005 में, ठीक है। इससे हुआ क्या था? आपने आर्टिकल 15 पढ़ा है? आर्टिकल 15 का सबसेक्शन 5 पढ़ना। ये आर्टिकल 15 में 5वें नंबर का जो सब क्लॉज जोड़ा गया, ये 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। और BR एक्ट आपके पास होगा, इसको अभी तुरंत देखिए। जिनको नहीं पता है वो अभी तुरंत खोलिए आर्टिकल 15 और सब क्लॉज 5 पढ़िए। BR एक्ट में ये 15(5) लिखा होगा, यहाँ पे स्टार भी लगा होगा। इस स्टार का मतलब नीचे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा ये कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी एंट्री हुई है, ये सब चीज़ों का जिक्र रहता है, ठीक है। तो 93 याद रखें। 134 देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला पढ़िए, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। चर्चा में भाग नहीं लेता है, जॉइंट सेशन को बस बुलाता है, जॉइंट सेशन को समन करता है। जॉइंट सेशन किस में? आर्टिकल 108 में। राष्ट्रपति साहब जॉइंट सेशन को समन करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, ठीक। दूसरा लिखा है प्रेसिडेंट संसद का एक संगठक भाग है। ये बिल्कुल करेक्ट है। संसद किस किस से बनती है? लोकसभा चाहिए, राज्यसभा चाहिए, और जो भी बिल पारित हो रहा है उस पर मोहर भी तो लगवानी है, तो प्रेसिडेंट भी चाहिए। इन 3 बॉडीज़ से, ये जो 3 बॉडी हैं, इन 3 बॉडीज़ से मिलके बनती है पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। दूसरा सही है।
तीसरा है भाई प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की जॉइंट सेशन संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक है, संबोधित करा दीजिए, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। भाई किसी परिस्थिति में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लागू कर सकता है। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123, इस आर्टिकल से शक्ति है प्रेसिडेंट को कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। सी सही है, डी सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है, गलत पूछा था यहाँ पे। 135 देखिए, यहाँ पे महान्यायवादी के बारे में पूछा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। सरकार के जो सबसे बड़े वकील हैं, सरकार के सबसे बड़े वकील, यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार का पक्ष कौन रखेगा? एजीआई साहब रखेंगे। इनकी हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, है ना, सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। पहला पढ़िए, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है एजीआई। बिल्कुल लेगा, नहीं लेगा तो पता कैसे चलेगा सरकार कर क्या रही है? जब एजीआई साहब को मुद्दा पता रहेगा तभी तो वो बहस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो कोई भी मुद्दा समझने के लिए सबसे अच्छा आइडिया क्या है? इनको बैठा दो लोकसभा की कार्यवाही में, अपना सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। लेकिन बस भाग ही ले सकते हैं, वोट वोट करने का अधिकार नहीं होता है। भाग लेने का पर्पज क्या है ये मैंने आपको अभी बता दिया। दूसरा है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। दूसरा करेक्ट है। तीसरा है, पहले महान्यायवादी, पहले एजीआई अशोक देसाई थे। अशोक देसाई तो नहीं पढ़ते हम लोग, क्या पढ़ते हैं हम लोग? MC शीतलवाड़ पढ़ते हैं, अशोक देसाई नहीं। गलत है तीसरा। चौथा है, 6 वर्ष या 5 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है। इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, ये POP पर काम करते हैं। POP यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट चाहें जब इनको हटा सकते हैं। POP का साधारण सा मतलब क्या है? राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार, यहाँ पर राष्ट्रपति की मर्जी। तो ध्यान रखना, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको हटाने की किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। और एजीआई साहब किस आर्टिकल में है? वैसे आर्टिकल 76 है ना, आर्टिकल 76 में इनका उल्लेख है। तो यहाँ पे क्या क्या गलत हो गया? चौथा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए 136, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। बैठक को समाप्त करना है, सिटिंग को समाप्त करना है। सिटिंग को समाप्त आप प्रोरोगेशन से कर सकते हो, एडजर्नमेंट से कर सकते हो, डिसोल्यूशन से कर सकते हो, विघटन द्वारा कर सकते हो, सभी से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि कौन क्या करता है। स्थगन यानी एडजर्नमेंट ये तो लोकसभा स्पीकर ही कर देते हैं, लेकिन ये जो सत्र का अवसान और विघटन है ये दोनों होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो यहाँ पे तो बस सिटिंग को समाप्त करने की बात की गई थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर लेंगे। चलिए 137 देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा है। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपको याद हो तो 124 से लेके 132 तक एक एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया है PDF में। इसलिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट का पार्ट मिस मत किया कीजिए। अगर देख रहे हैं तो ठीक से देखिए, तभी जाके पूरी हेल्प मिल पाएगी टेस्ट सीरीज से। और इसका आर्टिकल भी आप ही लोगों को बताना है। बताइए आर्टिकल 131 में है या फिर 132 में है, जल्दी से बताइए। ये होता क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ। चलिए बता ही दे रहा हूँ जल्दी से। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 126 में क्या है? आर्टिकल 126 देखिए, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस है। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात कहाँ पे की गई है? 126 में। 127 देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज, ये भी पूछा जाता है। एडहॉक जज की व्यवस्था आर्टिकल 127 में है। क्लियर है? आगे चलिए 128 देखिए, 128 में 128 इंपॉर्टेंट नहीं है। 129 देखिए, 129 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं ना हम लोग। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है जो भी जजमेंट दिया जाएगा जिस जज के भी द्वारा, वो हमेशा के लिए सेव कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड के तौर पर हमेशा अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको बीड आउट कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा पुराने कागज़ समझ के। 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है वो दिल्ली के अलावा और कहीं भी शिफ्ट हो सकती है। ये 130 में। 131 इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। 131 में क्या लिखा है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आरंभिक अधिकारता। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि जब एक पार्टी मुकदमे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और दूसरी पार्टी कोई स्टेट हो, एक स्टेट भी हो सकता है, 2 स्टेट भी हो सकते हैं, 3 स्टेट भी हो सकते हैं। मुकदमा ऐसे भी बन सकता है जैसे बी पॉइंट में लिखा है, एक पार्टी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई एक स्टेट हो। ठीक है, ये एक पार्टी हो वर्सेस बाकी स्टेट हो जाए, है ना। बाकी स्टेट में एक स्टेट, दूसरा स्टेट भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मुकदमे चलते रहते हैं ना, जैसे रिवर बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? बिटवीन 2 और मोर स्टेट, यानी जब स्टेट वर्सेस स्टेट की कहानी रहे। मुकदमे में एक पार्टी कोई एक स्टेट है और मुकदमे की दूसरी पार्टी कोई दूसरा स्टेट है,
तो इस तरह के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा और कोई नहीं सुन सकता, यानी हाई कोर्ट नहीं सुन सकता। इसी का मतलब है आरंभिक ज्यूरिडिक्शन। आप कर लेंगे ना? तो पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़िए, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ये तो सही है, आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। दूसरा, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। ऐसा कुछ भी पढ़े हो आप अभी कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो। हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े, 3 पॉइंट में कहीं भी ये इलेक्शन वाली बात नहीं हुई है, तो दूसरे को गलत कर दीजिए। बाकी देखिए और क्या लिखा है। और लिखा है भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। किसी यूटी के बारे में पढ़े हो आप अभी? तीनों पॉइंट में नहीं पढ़े हो ना, तो इसको भी गलत कर दीजिए। देखिए कितना क्लोजली आपको ऑब्जर्व करना है, नहीं तो गलत कर देंगे। चौथे में लिखा है 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद। इसको तो पढ़े, ये तो सी पॉइंट ही था, तो चौथा सही है और पहला पॉइंट सही है। पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही पूछा था, डी ऑप्शन सही है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए 138 देखिए जल्दी से। तो 138 में है, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? किस मामले में? अगर किसी ऑफिसर का ट्रांसफ़र करना है तो कमीशन से थोड़ी ना पूछा जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पूरा पूरा रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। बस आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र के मैटर में याद रखना है, यहाँ पे रोल गवर्नमेंट का होता है, कमीशन का नहीं। 139 देखिए, इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर बॉडी किस वर्ष बनाया गया? पहले एक मेंबर बॉडी हुआ करती थी, ठीक है, याद रखना, एक मेंबर बॉडी हुआ करती थी। एक मेंबर बॉडी का मतलब है एक ही हुआ करता था इंसान जो इसको रन करता था। वो कौन था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब कौन कौन है? अब तो 3 लोग आ गए। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इनको असिस्ट करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर है 2, है ना? तो ये 3 लोग हो जाते हैं। ये काम कब किया गया था? ये काम किया गया 1989 से, ठीक है, 1989 से, इम्पॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मिलाना है लोकसभा में सीटों की संख्या किस राज्य में क्या है, देख लेते हैं। देख लीजिए एरिया में कौन बड़ा है और पॉपुलेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। पंजाब से 13 सांसद लोकसभा में जाते हैं। हिमाचल प्रदेश तो बहुत छोटा है, 4 मेंबर यानी 4 सांसद लोकसभा में जाते हैं। झारखंड से 14 जाते हैं और छत्तीसगढ़ से 11 जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इजीली हिमाचल प्रदेश को 4 से मिला ही लेते, तो बी का अगर आप 4 मिला देते तो एक ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता। यहाँ पे वैसे सही क्या है, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। अब मिला लेना, ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा पॉज कर लेना और रिकॉल कर लेना, याद कर लेना। करेक्ट आंसर ए है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 टेस्ट ख़त्म कर लिए हैं जीएस वर्ल्ड के आर ओ के लिए। आर ओ की टेस्ट सीरीज, इसका मतलब ये नहीं है कि पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये सब बातें बताने की ज़रूरत नहीं है यार आप लोगों को, आप लोग सिविल के स्टूडेंट्स हैं, ये सब चीज़ें समझते हैं। ठीक है भैया, तो चलते हैं टेस्ट नंबर 7 के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।